हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इन क्लास 7th you read about winds, storms and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. हम पिछली क्लास में 7th क्लास में हमने पढ़ा है विंड्स के बारे में, आंधी के बारे में और चक्रवात के बारे में। चक्रवात क्या होता है? एक तरह का बहुत तूफ़ान होता है और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है और ये इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इंसानी जीवन और संपत्ति को। और आपने पढ़ा होगा कि हम अपने आप को इन विनाशकारी घटनाओं से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। इस चैप्टर में हम दो दूसरे विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लाइटनिंग, बिजली चमकना, और दूसरा है अर्थक्वेक, भूकंप। और इस चैप्टर के अंदर हम इन दोनों घटनाओं को पढ़ने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि इन घटनाओं से जो विनाश होता है उसको हम कम कर सकें। लाइटनिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. आपने जो बिजली के खंभे हैं, कभी कभी वहाँ पर क्या होता है कि तार है ना जो लूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें चिंगारी दिखाई देती है। और जब हवा चलती है और तारों को हिला देती है तो हमें बार बार चिंगारी देखने को मिलती है। You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark but on a huge scale. जब सॉकेट के अंदर प्लग थोड़ा लूज़ होता है, ढीला होता है, तो वहाँ भी हमें चिंगारी दिखाई देती है। लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन ये बड़े स्केल पे होता है। In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. पुराने समय में लोगों को पता नहीं था कि जो चिंगारी होती है इसका क्या कारण है। वो नहीं समझ पाते थे इन चीज़ों को। वे डरते थे, बिजली के चमकने से भी डरते थे और क्या सोचते थे कि भगवान उन पे गुस्सा कर रहे हैं। Now of course we understand that lightning is caused by accumulation of charges in the clouds. लेकिन अब हम जानते हैं कि जो लाइटनिंग है इसका कारण क्या है? बादलों के अंदर चार्ज का इकट्ठा होना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइटनिंग का कारण क्या है? कारण है accumulation of charges in the clouds. We need not be afraid of lightning. बट वी हैव टू टेक, हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए, लेकिन वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम अपने आप को इन घातक चिंगारियों से बचा सकें। द स्पार्क्स that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, was rubbed with fur, the
attracted light objects such as hair. ग्रीक्स जिन चिंगारियों के बारे में जानते थे वो डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में हम। जो एंशियंट ग्रीक्स थे वो 600 BC के आसपास जानते थे स्पार्क्स के बारे में। जब अंबर क्या है, पीले भूरे रंग का येलो ब्राउनिश कलर का एक रेजिन होता है, पेड़ों से निकलता है ये। जब इसको फर के साथ रगड़ा जाता है तो ये छोटे छोटे हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, जैसे बालों को। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। आपने देखा होगा जब आप सर्दियों में वुलन के कपड़े या पॉलिस्टर के कपड़े आप निकालते हो तो जो बालों के जो सिरे हैं वो खड़े हो जाते हैं। If you take off these clothes in dark, you even see a spark and hear a crackling sound. अगर आप इन कपड़ों को लाइट बंद करके अंधेरे में निकालते हो तो आपको चिंगारी भी दिखाई देती है और चरचर की आवाज़ भी सुनाई देती है। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essential the same phenomena. 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट, नाम था उसका बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने क्या डिस्कवर किया कि जो बिजली चमकती है और जो हमारे कपड़ों से जो स्पार्क निकलती है, चिंगारी निकलती है, वो दोनों एक जैसी घटनाएं हैं। However, it took 2000 years for this realization to occur. लेकिन इसको समझने में 2000 साल का समय लग गया। I wonder why they took so many years to realize the similarity. Scientific discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. तो मुझे हैरानी होती है कि इस सिमिलैरिटी को समझने में इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ होती हैं वो बहुत से लोगों की मेहनत से होती हैं और इसमें कभी कभी लंबा समय लग जाता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई, और हम देखेंगे कि वे किस तरह से आकाश में जो बिजली होती है उससे कैसे रिलेटेड है। Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्वभाव, नेचर, इसको समझने के लिए कुछ हम एक्टिविटीज़ करेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट what you might have played as a game. लेकिन एक्टिविटीज़ करने से पहले आपको ध्यान होगा, when you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. जब आप एक प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों पे रगड़ते हो तो जो स्केल है वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय रबिंग। टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल। जो आपका बॉल पेन है उसके अंदर जो रिफिल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको रिफिल को पॉलीथीन से ज़ोर ज़ोर से रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। उसके बाद आप रिफिल को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के बीच में लेके आएंगे। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना है कि जो रिफिल का जो हमने रगड़ा है जो एंड, उस पे ना तो हाथ लगाना है और ना ही उसको किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से
लोहे की चीज़ से या किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट से छूना नहीं है उसको, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसीज ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो ये आप एक्टिविटी बार बार क्या करेंगे, रिफ़िल लेंगे, रिफ़िल को पॉलीथीन से रगड़ेंगे और पहले उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके आएंगे। उसके बाद उसको हम छोटी छोटी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, हस्क तूड़ा होता है जो भैंस खाते हैं, और जो मस्टर्ड सीड राई के या सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके पास लेके आना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। When a plastic refill is rubbed with polythene, जब हम प्लास्टिक रिफ़िल को पॉलीथीन से रब करते हैं तो क्या होगा, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। इसी तरह से जब प्लास्टिक के कंघी को हम सूखे बालों में रगड़ते हैं तो उसके ऊपर छोटा सा चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जो कंघी है और रिफिल है ये क्या है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज्ड। जब हम रिफिल को और प्लास्टिक की कंघी को चार्ज करते हैं तो जिससे हम चार्ज करते हैं पॉलीथीन और हेयर, ये भी चार्ज हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। तो अब हम कुछ और चीज़ों को चार्ज करके देखेंगे। टेबल दी हुई है नीचे। कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स लिस्टेड इन टेबल 15.1। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल्स मैंशनड इन द टेबल एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल। इसके अंदर हमने 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट में है कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है, सेकंड में है मटेरियल्स यूज्ड फॉर रबिंग, किसके साथ रब करना है, थर्ड है बताना है कि अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, थर्ड में बताना है भाई चार्ज हो रहा है या नहीं चार्ज हो रहा है। तो रिफिल को हमने किससे रगड़ना है, पॉलीथीन से। ये तो अट्रैक्ट करेगा, चार्ज हो जाता है ये, क्योंकि जो रिफिल है वो इंसुलेटर है, पॉलीथीन भी इंसुलेटर है, ठीक है। तो जब हम रगड़ेंगे तो इनके बीच में चार्ज आ जाएगा और वो प्लास्टिक पेपर के पीसेस को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बैलून भी सेम पोजीशन रहेगी रिफिल की तरह ही। ये भी क्या करेगा, जब हम इसको पॉलीथीन पे, वूलन क्लॉथ पे या ड्राई हेयर पे इसको रगड़ेंगे तो ये पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ लिखेंगे हम चार्ज्ड। इरेज़र को हम वूल पे रगड़ेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेगा और चार्ज्ड हो जाएगा। लेकिन स्पून, स्टील का चम्मच, इसको हम पॉलीथीन से या वूलन क्लॉथ से रगड़ेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा, नॉट चार्ज, डज नॉट अट्रैक्ट, क्योंकि जो स्टील का स्पून है वो मेटल का होता है और मेटल अगर चार्ज होगा तो मेटल के अंदर चार्ज फ्लो कर जाएगा, वो हमारे हैंड में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। अब हम देखेंगे चार्जेस कितने टाइप के होते हैं और उनमें कैसे इंटरेक्शन होता है आपस में। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी देख लेंगे आप इस तरह से। इनफ्लेट 2 बैलून्स, हम 2 बैलून लेंगे, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डोंट टच ईच अदर, उनको थोड़ा गैप करके टांगना है ताकि वे एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बैलून्स विद ए वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, दोनों को एक ऊन के कपड़े से, जो आपका ऊनी स्वेटर है उससे हमने इन दोनों को रगड़ना है और छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इसमें आप क्या देखेंगे, देखो आप फिगर से ही देख पा रहे हो, जो हमने वूलन पास टांगे थे अब वो थोड़ा दूर हो गई हैं। इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर जो चार्जेस है वो सेम है, सेम चार्जेस हैं, तो ये जो बैलून्स हैं वो दूर दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर एक जैसा चार्ज है दोनों के ऊपर तो वे एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, दूर भेजते हैं एक दूसरे को।
सेम एक्टिविटी एक दूसरा मटेरियल लेके भी कर सकते हैं। पेन के जो रिफ़िल होते हैं, एक रिफ़िल को हमने पॉलीथीन से रगड़ा, ठीक है, उसको एक ग्लास टम्बलर में रख दिया, ठीक है। दूसरे रिफ़िल को भी हमने पॉलीथीन से रगड़ा, तो हमारे पास 2 रिफ़िल हैं, ठीक है। उन दोनों को हमने पॉलीथीन से रगड़ा है, ठीक है। ब्रिंग इट क्लोज टू द, हमने क्या करना है, एक दूसरे के नज़दीक लेके आना है। और हमने ध्यान रखना है कि जो चार्ज्ड एंड है उसको हमने ना तो हाथ लगाना है, ठीक है, और ना ही इसको किसी भी सरफेस से टच करना है। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब हम एक तीसरी एक्टिविटी करके देखेंगे, रब ए रिफिल, ठीक है, एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर, ठीक है। एक ग्लास टम्बलर लेंगे, इसको हम रिफिल को चार्ज करके इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल, अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें हमने दोनों बैलून लिए थे, जो सेकंड एक्टिविटी करी थी उसमें हमने दोनों रिफिल लिए थे। यहाँ पे हमने 2 अलग अलग चीज़ें लेनी हैं, एक बैलून लिया और एक यहाँ पे रिफिल लिया, ठीक है। अब दोनों को हम रगड़ के पॉलीथीन से एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे, क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफिल और बैलून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अनलाइक चार्जेस, क्योंकि दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं, तो वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इससे क्या हम समराइज़ करेंगे, क्या हमने ऑब्ज़र्व किया इन दोनों एक्टिविटीज़ से, चार्ज्ड बैलून रिपेल्ड ए चार्ज्ड बैलून, जो बैलून है वो दूसरे बैलून को रिपेल कर रहा है। रिफिल रिपेल्ड ए चार्ज्ड रिफिल, रिफिल भी दूसरे रिफिल को रिपेल कर रहा है। लेकिन जो थर्ड एक्टिविटी है इसमें क्या है, ए चार्ज्ड बैलून अट्रैक्टेड ए चार्ज्ड रिफिल, बैलून रिफिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। डज इट इंडिकेट दैट चार्जेस ऑन द बैलून इज़ ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऊपर जो चार्ज है बैलून के ऊपर और जो रिफिल के ऊपर चार्ज है वे दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। कैन वी से दैट दे आर 2 काइंड ऑफ चार्जेस, तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट चार्जेस ऑफ सेम काइंड रिपेल ईच अदर एंड चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह के जो चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। येस, वी कैन से इट इज़ ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। तो ये एक कन्वेंशन है, मान्यता है कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, जो दूसरा चार्ज है उसको हम मान लेते हैं कि वो नेगेटिव है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। जब हम ग्लास रॉड को किसके पास लाते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉ, जैसे हम नारियल पानी पीते हैं वो वाला प्लास्टिक स्ट्रॉ, उसको पॉलीथीन से रब किया है और ग्लास रोड को किया है सिल्क से, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, जो इलेक्ट्रिक चार्ज रगड़ने से प्रोड्यूस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं। डोंट मूव बाय देमसेल्फ, वे मूव नहीं करते, अपने आप मूव नहीं करते। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर चार्जेस मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, हमने 6th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। करंट क्या है, द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो
और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट इज़ नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो करंट क्या है? करंट है मोशन ऑफ चार्जेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज करंट? मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि हमने जो पढ़ा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं रबिंग से, वो स्टैटिक होते हैं और वो मूव नहीं करते अपने आप। अब हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसमें हमने क्या करना है, इसके लिए हमने 2-3 चीज़ों की नीड होगी। ये तो एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल जिसमें आप रोटियां पैक करते हैं, और ये है यहाँ पे मेटल पेपर क्लिप। जो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है इसको पकड़ने के लिए है, यहाँ पे ये वायर लगा हुआ है मेटल का। ये यहाँ पे छोटा सा कार्डबोर्ड है, ठीक है, और ये है ग्लास टम्बलर। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ों की नीड होगी। ग्लास टम्बलर, एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स हैं, ये साइज़ इनका 4x1 है साइज़, 4 इंच इनकी लेंथ रहेगी, 1 इंच की विड्थ रहेगी। और इन फॉयल स्ट्रिप्स को टांगने के लिए यहाँ पे एक मेटल की पेपर क्लिप लगा रखी है। इसको हमने टम्बलर को एक थोड़ा सा बड़ा लेना है, इसके मुंह से जितना बड़ा ये टम्बलर है इसके मुंह से थोड़ा बड़ा हमने कार्डबोर्ड लेना है। और 5th हमें नीड रहेगी यहाँ पे एक रिफिल की। ठीक है, तो हमें ये एक्टिविटी करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये एक्टिविटी कैसे करनी है। एम्प्टी जैम बॉटल लेंगे और इसके ऊपर हम जितना इसका बॉटल का मुंह है इससे थोड़ा बड़ा हम इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमने एक होल कर देना है इसके अंदर। जो इसके ऊपर जो हमने कार्डबोर्ड रखा है इसके अंदर एक होल कर देना है, और इसमें से हमने एक मेटल स्ट्रिप टांग देनी है। और इसके बाद हमने क्या करना है, 2 स्ट्रिप लेंगे एल्युमिनियम फॉयल की, साइज़ उनका 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और उनको पेपर क्लिप से हम टांग देंगे। ठीक है, ये हमने टांग दी हैं 2 एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स। इसके बाद हमने क्या करना है, एक रिफिल लेना है। रिफिल को हम चार्ज करेंगे और टच करेंगे इससे मेटल पेपर क्लिप से। ठीक है, अब हमने देखना है कि जब हम चार्ज्ड रिफिल को इस मेटल की पेपर क्लिप से हम टच कर रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है फॉयल स्ट्रिप्स पे। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? वे एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं या अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। एक बार तो पहले हम रिफिल को टच करेंगे मेटल पेपर क्लिप से तो क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, एक बार हम इसको दूर लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको हम किसी चीज़ से हम टच कर देंगे। उसके बाद मेटल पेपर क्लिप के अंदर जो फॉयल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम चार्ज्ड रिफिल को मेटल पेपर क्लिप्स के साथ टच करेंगे तो क्या होगा, जो एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स हैं उन दोनों को सेम चार्ज मिल रहा है। रिफिल सेम है, एक ही रिफिल है, तो जो मेटल स्ट्रिप्स के अंदर जो चार्ज आएगा वही इन दोनों फॉयल स्ट्रिप्स को मिलेगा। तो सेम चार्ज आ रहा है, तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो फॉयल स्ट्रिप दूर दूर चली जाएंगी। ठीक है, ये जो गैप है ये बढ़ जाएगा। पहले ही क्लोज थी लेकिन ये अब दूर दूर हो जाएंगी। अब क्या करना है दूसरे में। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉयल स्ट्रिप्स के अंदर करंट आ जाएगा। ठीक है, इनके अंदर सेम चार्ज आएगा, सेम चार्ज से क्या होगा, वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के थ्रू जो रिफिल का चार्ज है वे एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव कर रही हैं सेम चार्ज। और एल्युमिनियम इज़ ए मेटल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। तो ये चौड़ा खुल जाती हैं
सच ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग चार्ज और नॉट। तो ये जो डिवाइस है इसको हम कहेंगे सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। तो इसमें हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि जो चार्ज है रिफिल से वो फॉयल स्ट्रिप्स में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? मेटल के थ्रू। ये जो मेटल की पेपर क्लिप है, ठीक है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड ए चेंज। अब हमने क्या करना है, जो ये चार्ज रिफिल था इसको हटा लेंगे और इस पे हम अपना हाथ लगा देंगे। हाथ लगाने से क्या होगा, चार्ज हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये पास पास आ जाएंगी, ठीक है, दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। द फॉयल स्ट्रिप्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जैसे पहले थी पास पास वैसे ही आ जाएंगी। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। तो हम इसको बार बार करके देख सकते हैं, हमें समझने के लिए इसको बार बार करना पड़ेगा। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। और हम हर बार देखते हैं कि जब हम रिफिल को हम पेपर क्लिप के पास लेके आते हैं तो फॉयल स्ट्रिप दूर दूर चली जाती हैं, लेकिन जब हम रिफिल को टच करते हैं तो फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स करती हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? द रीज़न क्या है इसका? फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। जो फॉयल स्ट्रिप्स हैं उनसे चार्ज निकल के मेटल के अंदर आएगा, मेटल से क्या होगा, वो रिफिल में आएगा, और रिफिल को अगर हम हाथ से टच कर रहे हैं तो वो हमारे हैंड्स में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ वी से दैट फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, फॉयल स्ट्रिप्स अब डिस्चार्ज हो चुकी हैं, उनका चार्ज निकल चुका है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। चार्ज का ट्रांसफ़र होना, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज का ट्रांसफ़र होना, कहाँ पे ट्रांसफ़र होना? अर्थ में ट्रांसफ़र होना, इसको क्या कहेंगे? अर्थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अर्थिंग का एप्लीकेशन, यूज़ क्या है अर्थिंग का? अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट लीक हो रहा है कहीं पे, अगर घर में अर्थिंग कर रखी है बिल्डिंग्स के अंदर, तो इससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं उसमें आपको इसका अगला टॉपिक कराऊंगी, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स रख सकते हैं, आई विल गिव योर आंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।